हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत बच्चों आप लोगों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए सूत्र की उत्पत्ति। टॉपिक क्या है बच्चों आज आपका? भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए सूत्र की उत्पत्ति। कहने का अर्थ ये होगा बच्चों आपका, भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए सूत्र की उत्पत्ति हम कैसे करते हैं बच्चों, इसकी आप गणना करेंगे बच्चों। इसमें पहला बच्चों आपका सूत्र ठोस अवस्था के लिए है। जब कोई धातु है, जैसे मेटल्स है, मेटल्स किस अवस्था में है बच्चों आपका? ठोस अवस्था में। राइट बच्चों आपका, क्लियर। मेटल्स कैसा है आपका? ठोस अवस्था। ऐसी स्थिति में ये बच्चों आपका बनाएगा मेटल्स Mn पॉजिटिव प्लस आपका N इलेक्ट्रॉन निगेटिव। क्लियर। ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती, क्या होती जानेंगे बच्चों। इसके लिए सूत्र की उत्पत्ति नंबर ए बच्चों आपका, किसके लिए? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के लिए, EOP आपका। EOP बराबर आपका E नॉट आपका OP माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 0.0591 अपान आपका N करेंगे, इनटू आपका log 10 बच्चों आपका Mn पॉजिटिव आपका बटा आपका बच्चों MS आपका। MS का मतलब ठोस के लिए, और ये किसके लिए? AQ के लिए। राइट। ये इक्वटिक आपका विलयन होगा बच्चों आपका, इक्वटिक आपका हो जाएगा, फिर जलीय आपका हो जाएगा ये आयन। क्लियर। अब बच्चों यदि ठोस अवस्था में सांद्रण की इकाई MS बच्चों आपका, ठोस अवस्था में सांद्रण की इकाई किसकी? मोलर सांद्रण की इकाई धातुओं का बच्चों ठोस अवस्था में क्या हो जाए? 1 हो जाए। यदि इसका वैल्यू 1 हो जाए तो ऐसी स्थिति में फार्मूला दूसरा क्या प्राप्त होगा? पहला फार्मूला हो गया, तो यहाँ पर बच्चों MS के स्थान पर 1 रखेंगे तो आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा। इसी के अंतर्गत बच्चों आपका ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? EOP आपका इज इक्वल टू E नॉट OP आपका माइनस आपका 0.0591 अपान आपका N। उसके बाद फिर log 10 आपका Mn पॉजिटिव, समीकरण आपका 2। ये दो सूत्र हो गया बच्चों। जब धातु में बच्चों ठोस अवस्था में हो तो ऐसी स्थिति में बच्चों के विलयन के जो मोलर सांद्रता आपका होगा, धातुओं का धातु विलयन होगा, मोलर सांद्रता में उनका आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ये आपका हो जाएगा। और जब MS आपका बच्चों मेटल्स मोलर सांद्रता ठोस अवस्था में इकाई क्या हो? 1 हो, तो ऐसी स्थिति में ये फार्मूला लगेगा। क्लियर मैटर, समझ में आया? ठीक। अगला आइए बच्चों, दूसरा है बच्चों आपका गैस के लिए। गैस के लिए क्या हो जाएगा? अगर आपका बच्चों H2 से क्या बना दे आपका? 2H पॉजिटिव आपका बना दे। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में इससे बच्चों क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव होंगे कि नहीं बच्चों? हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन बन रहा। क्लियर। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपका EOP आपका क्या फार्मूला? इसमें अगर आपको ERP दिखाना तो बच्चों यहीं प्लस दिखा दीजिएगा, जहां माइनस है उसी का चिन्ह प्लस कर दीजिए, और जहां OP लिखा गया वहां क्या कर दीजिए? RP कर दीजिए, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा। क्लियर मैटर, समझ पाए कि नहीं? अगर RP की स्थिति में आप लिखोगे, RP का मतलब क्या है बच्चों? अपचयन विभव। OP क्या है? ऑक्सीकरण विभव। तो अपचयन विभव पर जब आप लिखोगे तो ये माइनस वाला बच्चों प्लस में वैल्यू रखा जाएगा, बाकी सेम जैसा प्रोसेस होगा। क्लियर मैटर, समझ में आ गया? ओके, आ जाओ आगे। दूसरा टॉपिक आपका, इसका क्या करेंगे बच्चों? इसका EOP बराबर आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर करेंगे आपका E नॉट आपका OP माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 0.0591
0.0591 अपॉन एन। एन बच्चों यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसमें, आपका बच्चों इसमें एन ही रखा जाएगा। क्लियर मैटर? जब 2 है तो 2 रखेंगे, इंटू आपका log 10 करेंगे। और log 10 क्या करेंगे? log 10 के बाद आपका हो जाएगा बच्चों, देखो H प्लस का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, बटे H2 आपका हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। समझ पा रहे ना? अपॉन आपका H2। क्लियर मैटर? लेकिन गैस प्रवस्था में बच्चों हाइड्रोजन गैस की जो है, गैस प्रवस्था में हाइड्रोजन गैस की जो इकाई सांद्रता होगा वो आंशिक दाब के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? आंशिक दाब के रूप में होगा। तो आंशिक दाब के रूप की स्थिति में आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे EOP आपका, EOP बराबर E नॉट आपका OP माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू आपका log 10, इसके बाद H प्लस का बच्चों वर्ग आपका, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा PH2, क्या हो जाएगा? PH2 बच्चों। समीकरण ये आपका कौन सा हो गया भैया? 4। ये कौन सा हो गया? 3। समझ पा रहे हो ना? तो समीकरण आपका 4 इक्वेशन आपको हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है ना? क्लियर मैटर? ऐसा भी आप जान सकते हो। तो ये भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों पर बच्चों आपका भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए सूत्र की उत्पत्ति होती है। किसका होता है बच्चों? सूत्र की उत्पत्ति। समझ पाए कि नहीं बच्चों? क्लियर मैटर? ऐसे Cl2 का आप निकालोगे। Cl2 को क्या करोगे? Cl नेगेटिव से Cl2 बनाओगे। जब Cl नेगेटिव Cl2 बनाओगे तो Cl2 आपका ऊपर हो जाएगा। समझ पाओ ना? यहाँ अगर आप Cl नेगेटिव ले रहे हो, यहाँ Cl2 ऊपर हो जाएगा, Cl नेगेटिव नीचे हो जाएगा। क्लियर मैटर? तो ये फार्मूला आपका हो गया भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड के लिए सूत्र की उत्पत्ति। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो मिटा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आपके टॉपिक में बच्चों आपका आगे धातुओं का संचारण है ही नहीं। इस बार बच्चों 30% सिलेबस को क्या किया गया? कम किया गया है। ठीक है ना? जब 30% सिलेबस को कम किया गया तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपका निकाला गया धातुओं का संचरण व उनके बच्चों जो है वह उनके क्या लक्षण होते हैं। क्लियर? समझ पाए ना? या उनको कैसे बचाया जा सकता है कि धातुओं का संचरण क्या होता है। ऐसे जान लो धातुओं का कोरोजन होता है, मेटल्स ऑफ कोरोजन बच्चों, कोरोजन ऑफ मेटल्स, ये होते क्या है। ऐसे ही जान लो आप धातुओं को बच्चों शनैः शनैः नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे उनका क्षय होना ही बच्चों धातुओं का संचरण होता है। ठीक है ना? जब धातुओं में बच्चों आर्द्रता आ जाती है, नमी आ जाती है, तो धीरे धीरे उनका क्या होता है? क्षय होने लगता है, अर्थात वो खत्म होने लगते हैं। तो जिन्हें बोलते हैं बच्चों धातुओं का संचरण। ठीक, कोरोजन ऑफ मेटल्स। जैसे मेटल्स में आप चांदी जान सकते हो, एज सिल्वर होता है। ठीक है? और सिल्वर के अलावा लोहा, तांबा एक्सेट्रा आपका। क्लियर मैटर? समझ में आया? चलो, लेकिन अब टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है बच्चों? इसके बाद आपको पढ़ना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी इस लेसन में बच्चों लास्ट आपका टॉपिक चलेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी टॉपिक आपको पढ़ा दें बच्चों तो ये लेसन आपका पूरा कंप्लीट, सारे वीडियो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर में? तो अगला टॉपिक है बच्चों आपका, अगला टॉपिक बच्चों आपका है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगला टॉपिक क्या है बच्चों आपका? विद्युत रासायनिक श्रेणी। राइट है बच्चों? अब इसके बारे में जानेंगे बच्चों आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। ठीक है? या कहते हैं बच्चों आपका किसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है? देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, दरअसल आपका विभिन्न प्रकार की धातु ले लीजिए, उन धातुओं को मानक अपचयन विभव के बच्चों आपका मानक अपचयन विभव या मानक अपचयन आपका बच्चों इलेक्ट्रोडों के, ठीक है ना, मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बच्चों बनती है या जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातुओं या अधातुओं की विद्युत रासायनिक
श्रेणी कहते हैं, उसे धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर। विभिन्न प्रकार की आपके बच्चों दिया रहेगा, बच्चों आपके तत्व दिया रहेगा, और उनके धातुओं को बच्चों के बढ़ते हुए क्रम में जो एक श्रेणी बनेगी वही धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है। ये श्रेणी बनेगी कैसे? आपका जो विभिन्न प्रकार की धातु में दिया गया है वो मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में बनेंगे। उनके क्रम से बच्चों व्यवस्थित करेंगे, एक श्रेणी प्राप्त होगी, श्रेणी बनेगी, एक श्रेणी बनेगी। तो वही श्रेणी बच्चों आपका धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। क्लियर। इसमें बच्चों आपका H2 हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन से नीचे बच्चों आपके हाइड्रोजन से नीचे विभिन्न प्रकार के जैसे कॉपर और Ag बच्चों आपका, उसके बाद प्लेटिनम, फिर Au, ये हाइड्रोजन के नीचे दिया गया है। तो इनकी बच्चों इनका मानक अपचयन विभव बहुत अधिक होता है, तो इन धातुओं की रासायनिक सक्रियता क्या होती है? थोड़ा सा कम होती है। क्लियर मैटर। इसके अलावा बच्चों आपका इसके ऊपर जो भी चलेंगे, इसके ऊपर जो भी धातुएं हैं बच्चों, उन धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी में बच्चों आपका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। क्लियर मैटर। जैसे एग्जाम्पल पर बच्चों आपका दिया गया है, अब आपका दो धातुएं हैं, एक आपका दिया गया है जिंक और दूसरा आपका कॉपर। ठीक है ना। अब जिंक और कॉपर, अब बताइए जिंक सल्फेट आपका या कॉपर सल्फेट के विलयन में से कौन किसको विस्थापित करेगा, कौन किसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, या क्रिया संभव है अथवा नहीं, यही टॉपिक में पूछा जाएगा। ऐसे लिखा गया Zn प्लस आपका CSO4 बनाएगा बच्चों आपका, क्या बनाएगा आपका ZnSO4 प्लस आपका क्या बनाया हो Cu, कॉपर आपका बना दिया। क्लियर मैटर, समझ में आया। अब ये जो बना दिया आपका बच्चों, इसमें देखो ये इसको हटा दे रहा है, इसका स्थान ग्रहण करे। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि कॉपर का स्थान बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक से नीचे है, इसलिए इसका स्थान ये बच्चों हमका ग्रहण कर लेगा। राइट। तो अब क्रिया संभव है। क्यों संभव है? मैंने बताया बच्चों जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है। क्लियर मैटर। या इसी प्रकार और आपका दूसरा टॉपिक होता है अम्लों से क्रिया। अम्लों से जैसे Cu धातु है बच्चों आपका, Cu धातु आपका यह Cl को विस्थापित करके क्या CuCl2 बन सकता है? ऐसा संभव है अथवा नहीं? समझ पा रहे हो बच्चों? ऐसा संभव है अथवा नहीं? तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में बच्चों आपका कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, ये अवक्रिया संभव नहीं है। क्या लिखेंगे बच्चों? अवक्रिया संभव नहीं है। राइट। और आगे लिख देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए अवक्रिया संभव नहीं है। क्लियर, समझ रहे हो? और इसके अलावा पहले शर्त हो गया ये दूसरा शर्त हो गया। तीसरी शर्त क्या है? तीसरा शर्त होता है बच्चों विभिन्न प्रकार का मानक अपचयन विभव में वैल्यू दिया रहता है ना। तो जो वैल्यू दिया रहेगा बच्चों आपका, जिसका मान जितना बच्चों कम होगा, जिसका मान जितना कम होगा उसकी रासायनिक सक्रियता बच्चों उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। जैसे चार तत्व दिया गया है आपका एग्जाम्पल में A, B, C और D, ऐसे आपका चार तत्व है A, B, C, D। अब इनका बच्चों मानक अपचयन विभव दिया गया वोल्ट में। मानक अपचयन विभव का मान दिया गया है पहला -0.59, फिर उसके बाद इसका दिया गया बच्चों 2, इसका 1.05, इसका दिया गया -0.23, और सब किस में बच्चों? वोल्ट में। मानक अपचयन विभव जो है वोल्ट में ऐसे दिए गए। तो अब बताइए इसमें जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के बच्चों जो है रासायनिक सक्रियता के आधार पर बच्चों इसकी इसमें सक्रियता किसकी सबसे अधिक है? तो मानक, मैंने बताया था बच्चों टॉपिक में, मानक अपचयन विभव बच्चों आपका जिसका सबसे कम रहेगा, जिसका सबसे कम रहेगा वह बच्चों तत्व जो है उतना ही प्रबल रहेगा, अर्थात उसकी जो है रासायनिक सक्रियता उतनी ही क्या रहेगी? अधिक रहेगी। समझ पा रहे हो? तो ऐसे एग्जाम्पल में देखो ये माइनस में दिया गया, माइनस में 0.59 है और ये -0.23 है। समझ पा रहे हो ना?
तो जितना वैल्यू बच्चों अंक में अधिक जाएगा वो उतना छोटा होता, तो इसकी रासायनिक सक्रियता सबसे अधिक है। समझ रहे हो ना। तो विद्युत रासायनिक बच्चों अंक का सक्रियता के आधार पर अगर हम बच्चों इसको लिखें कैसे बच्चों अंक का घटते क्रम में, रासायनिक सक्रियता के बच्चों किस में लिखें, घटते क्रम में, तो सबसे पहले आपका कैपिटल ये हो जाएगा, रासायनिक सक्रियता इसके सबसे अधिक होगी। इससे कम किसका होगा, इससे कम बच्चों आपका डी का होगा। किसका होगा, डी का, क्योंकि ये सबसे कम है। फिर इसके बाद ये आपका कम है। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, क्लियर मैटर। जिसका माइनस में अधिक रहेगा वह अधिक बच्चों आपका रासायनिक सक्रियता होती है, क्लियर। फिर इसके बाद और देख लीजिए, इसके बाद किसका नंबर आएगा बच्चों, इसके बाद सी का नंबर आएगा। फिर सबसे अधिक आपका बच्चों सबसे अधिक रासायनिक असक्रियता किसकी सबसे कम है बच्चों आपका, तो क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा। समझ में आया। कहने का मतलब सबसे अधिक रासायनिक सक्रियता ये है मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, क्लियर। तो सबसे अधिक ये है, अधिक से फिर छोटा, सबसे छोटा ये होगा, और रासायनिक सक्रियता में बच्चों सबसे अधिक कैपिटल ये होगा। तो ये टॉपिक आपका होता है बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी का। समझ पा रहे। विभिन्न प्रकार के और टॉपिक को हल कीजिए बच्चों, और हल करने के बाद बच्चों जो है उसको आप देखिए सही है अथवा नहीं। और बच्चों आप लोग जो है बुक से बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी की सक्रियता को लिख लीजिए और कई बार याद कर लीजिए। समझ रहे हो ना। याद करने के बाद आपको मैटर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों, क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक बच्चों पेपर में आ सकता है, क्लियर मैटर। ओके बच्चों।